Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर नॉर्थ अमेरिका ही है, लेकिन आज हम नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, वहां के सीजन सब कुछ पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि कैसा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, तो पहले ना एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है, मतलब आर्कटिक सर्कल से लेकर नीचे ट्रॉपिकल एरिया तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ से होके गुजरती है? रिकॉल करो, कौन सी कंट्री थी वो? यस, मैक्सिको। तो मतलब कि साउथ वाला जो हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का वो आता है ट्रॉपिकल एरिया में, जो बीच वाला हिस्सा है वो आता है टेम्परेट जोन में, और जो नॉर्थ हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का वो आता है कौन से? आर्कटिक सर्कल में। तो बेसिकली नीचे बड़ी ज्यादा गर्मी होती है, बीच में मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर बहुत सारी फ्रिज से भी ज्यादा वाली ठंडी होती है। तो इस तरह नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स देखे जाते हैं। तो इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट इट एक्सपीरियंस एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे कि एशिया में होता है ना, गर्मी भी, ठंडी भी, बहुत ज्यादा गर्मी भी और मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका में भी वैसा ही देखने को मिलता है। एंड इट रेंजेस फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड। तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर की लाइन नॉर्थ अमेरिका से होके नहीं गुजरती है। सेम केस ये देखो, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया से भी इक्वेटर की लाइन होके नहीं गुजरती है, लेकिन इंडिया का जो ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है वो आता है कहाँ पर? ट्रॉपिकल जोन में। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है ट्रॉपिकल जोन, राइट। इसके ऊपर यहां पर रफली, ठीक है, मैं रफली बात कर रही हूं, सो दिस विल बी द, ये यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा टेम्परेट जोन, राइट, और इसके ऊपर होगा फ्रिजिड जोन। ये रफ मार्किंग्स है, ओके। तो इस तरह हमें अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला इसका ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जो आर्कटिक सर्कल से लेके ना इक्वेटर के पास तक है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं। दूसरा, कितना डिस्टेंस है सी से, ये दूसरी चीज है जो कहीं के भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तीसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस की डायरेक्शन क्या है? क्या वो ईस्ट से वेस्ट है, क्या वो नॉर्थ से साउथ है? तो मैं समझाऊंगी आपको ये कैसे अफेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेट को। फोर्थ, हवा कहाँ से कहाँ को चल रही है और कैसी हवा है, गर्म है या ठंडी है। फिफ्थ, ओशन करंट्स, हर एक को समझेंगे इन डिटेल। सो स्टार्टिंग विद द ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जैसे हमने देखा था कि इसका जो लैटिट्यूड है ना, तो ये आर्कटिक जोन में भी आता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में भी आता है, जिसकी वजह से सर्दर्न पार्ट जो है वो टॉरिड जोन में है, राइट। कौन से जोन में है? सॉरी, नॉट ट्रॉपिकल, टॉरिड जोन में है, जहां बहुत सारी गर्मी होती है। देन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है ये टेम्परेट जोन में है, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो फ्रिजिड जोन में है। तो नॉर्थ में बड़ी ज्यादा ठंडी होती है एज कंपेयर टू द साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी के पास जो भी एरियाज होते हैं वो उन एरियाज में ना यूजुअली मॉडरेट सा क्लाइमेट बना रहता है, क्योंकि सी से हवा चलती रहती है, बारिश भी आती रहती है, तो जिससे एक मॉडरेट सा क्लाइमेट बना रहता है। एग्जैक्टली इसी क्लाइमेट को हम मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोलते हैं, मतलब जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में ना बहुत ही कम फर्क होता है। सो लो टेम्परेचर रेंज, मानो मैक्सिमम गया
31 और मिनिमम है 27। तो बहुत कम रेंज, कम वेरिएशन हमें देखने को मिली, रेंज काफी कम है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस काफी कम है। तो एग्जैक्टली ये होता है उन एरियाज में जो सी के पास है। तो बेसिकली जो सी के पास रहेंगी, बहुत सारे एरियाज हैं जो सी के पास है नॉर्थ अमेरिका में, तो वहां पर ना क्लाइमेट, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, मेरीटाइम रहता है। लेकिन जो इंटीरियर रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, एंड लेट मी टेल यू दिस इम्प्लाइज टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स, आप आगे जाके साउथ अमेरिका पढ़ोगे, एशिया पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, जो भी पढ़ोगे, सब जगह सेम ही फैक्टर्स होते हैं एंड सिमिलरली ही चीजें अफेक्ट होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं का भी क्लाइमेट एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि वो इक्वेटर पे है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अगर वो सी के पास है तो मॉडरेट ही क्लाइमेट रहेगा, तो वहाँ पर ड्राई जोन नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं के भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो अगर हम इंटीरियर रीजन्स की बात करें नॉर्थ अमेरिका में, तो इंटीरियर रीजन्स में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। मतलब एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंडी, जहां पर हाई टेम्परेचर रेंज होंगी। तो मान लो कि रात मिनिमम टेम्परेचर है 9 डिग्री और मैक्सिमम है 35 डिग्री, मतलब ग्रेट वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। कमिंग ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, तो देखो अमेरिका को छोड़ो क्योंकि हम अपने देश में रहते, पहले अपने देश की बात करते हैं। हमारी कंट्री में हमारे नॉर्दर्न साइड पर क्या है, हिमालयाज हैं, ऊपर है आर्कटिक सर्कल, वहां से आती है ठंडी ठंडी हवा, लेकिन वो हमारी कंट्री तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि ये जो हिमालयाज हैं ये वेस्ट से ईस्ट तक है, और ये इस ठंडी हवा को, ये जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, राइट। अगर यही इसी ऐसे को है, यहाँ से हवा आ रही है, हवा ब्लॉक हो जा रही है। अब मान लो यही माउंटेन रेंज ऐसे होती और यहाँ से हवा आती, तो क्या ये हवा ब्लॉक होती? बिल्कुल भी नहीं होती। तो इससे ये हवा पूरे हमारे कंट्री के साउथ तक जाती, तो इवन श्रीलंका में भी ठंडी पड़ती, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन बहुत हद तक क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलते हैं, राइट। तो इनकी जो डायरेक्शन है, इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ। अब नॉर्थ से हवा आ रही है साउथ को और पैरेलल ही माउंटेन रेंजेस हैं, तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, वो रोक ही नहीं पाएंगी, राइट। वो हवा ऊपर से नीचे तक आएगी, जिसकी वजह से विंटर्स में ये जो कोल्ड विंड्स हैं फ्रॉम टुंड्रा इट रीचेस टू द कॉन्टिनेंट। तो मतलब क्योंकि बैरियर ईस्ट से वेस्ट नहीं है, तो ये हवाएं ऊपर से मतलब विंटर्स में ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और समर्स में वार्म विंड्स टॉरिड जोन से ऊपर की तरफ जाती हैं, इंटीरियर रीजन्स की तरफ जाती हैं। बात क्लियर हुई? तो इसको कंपैरिजन में जब आप समझोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ आया है। वहीं पर सेंट्रल प्लेन्स कट ऑफ फ्रॉम द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ऑफ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो अब क्या हुआ, अब वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जिससे ये जो मैरीटाइम क्लाइमेट है ना, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की वजह से होता है, वो भी थोड़ा फीका पड़ जाता है। देन कमिंग ऑन टू द विंड्स, तो विंड्स की बात करें तो विंड्स आर कॉज्ड बाय देयर आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ वेस्टर्लीज। अब ये जो विंड्स हैं, ये जब चलती हैं ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। तो वेस्टर्लीज यहाँ से चल रही हैं और यहाँ से चलती हैं ट्रेड विंड्स। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं और ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। अब ये जो चल रही हैं हवाएं, इनमें तो मुझे मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। सो दीज आर द रेन बेयरिंग विंड्स, क्योंकि ये सी के ऊपर है बहुत सारा मॉइस्चर, ये सी से लैंड की तरफ चलती हैं, तो ये खूब सारा मॉइस्चर लेके आती हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दे ब्रिंग हेवी रेन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड द सदर्न पार्ट्स इन समर। तो यहाँ पर देखो, ये ईस्ट वाले रीजन में और साउथ वाले रीजन में खूब सारी बारिश लेकर आती हैं ये विंड्स। नेक्स्ट इज साउथ वेस्टर्लीज, तो ये भी
throughout the year they bring rain to the northwest and the southwest, right? देखिए इसको, तो ये देखो जो भी ना डार्क पर्पल वाले रीजन्स हैं, राइट, तो ये है, यहाँ पर ये वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर ये देखो ये मार्क्ड हैं, इवन यहाँ पर भी आपको कुछ डार्क पर्पल रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। ये वो सारे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश लेकर आती हैं और इस तरफ वेस्टर्लीज बारिश लेकर आती हैं। बात क्लियर हो गई? तो इतना आप समझ गए। तो वेस्टर्लीज वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बारिश लेकर आएंगी, और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ईस्ट वाले कोस्ट पर और साउथ वाले कोस्ट पर बारिश लेकर आएंगी। और यहीं पर एक और चीज मार्क कर दूं, तो यहाँ पर कुछ है हमारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, और इस वाले रीजन में ना हमें वो ईस्टर्न हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं जो बारिश को रोकते, जो ठंडी हवाओं को ना गर्म हवाओं को रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओशन इन्फ्लुएंस, ओशन करंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। तो ओशन करंट्स जो होते हैं ना, वो या तो टेम्परेचर को राइज कर देते हैं कोस्टल एरियाज को, या फिर उनको कम कर देते हैं। अब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वार्म करंट्स और दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स। तो अमेरिका के केस में हमारे पास दो तरह के वार्म करंट्स हैं और दो ही तरह के कोल्ड करंट्स हैं। वार्म करंट्स गल्फ स्ट्रीम साउथ ईस्ट से एंड अलास्कन करंट, और कोल्ड में है कैलिफोर्निया एंड लेब्राडोर। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम देखो अब यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, तो गल्फ स्ट्रीम में देखो ये है गल्फ स्ट्रीम जो साउथ ईस्ट की तरफ से आ रहा है, और ये हैं वार्म करंट्स, ठीक है। दूसरे हैं अलास्कन करंट्स जो कि नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। तो नॉर्थ और अब हमें वेस्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर देखो ये हैं अलास्कन करंट्स, करेक्ट। तो ये दोनों हैं हमारे वार्म करंट्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन टू ब्लू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मार्क द कोल्ड करंट्स। कौन कौन से? कैलिफोर्निया साउथ वेस्ट से एंड लेब्राडोर नॉर्थ ईस्ट से। तो यहाँ पर देखो ये है नॉर्थ ईस्ट वाले लेब्राडोर करंट्स और ये हैं कैलिफोर्निया करंट, राइट। तो रिमेंबर जो ब्लू से मार्क्ड हैं दे आर द कोल्ड करंट्स, और जो रेड से मार्क्ड हैं दे आर वार्म करंट्स, करेक्ट। अब इनका इफेक्ट क्या होता है ओशन करंट्स का? तो जो कोस्टल पार्ट्स होते हैं अलास्का के वो फ्रॉस्ट फ्री होते हैं बेसिकली अलास्कन करंट की वजह से, करेक्ट। जो कैलिफोर्निया होते हैं वो साउथ वेस्ट यूएसए को डेजर्ट उन्होंने बना के रखा है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लेब्राडोर कोल्ड करंट, और ये जो गल्फ स्ट्रीम है जो हमने साउथ वाले हिस्से में, जो ईस्ट वाले हिस्से में बेसिकली देखे हैं। तो ऊपर है लेब्राडोर, नीचे है गल्फ स्ट्रीम, राइट। तो फिर से दिखाऊं, ये देखो ये है लेब्राडोर और ये है गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों करंट्स जहां पर मिलते हैं वहां पर रिच फिशिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं। और कहां पर मिलते हैं ये मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड में, और वो एक बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है फॉर फिशेज। स्पीशीज जो वहां पर मिलती हैं दे आर अटलांटिक कॉड, स्वॉर्ड फिश, हेडॉक, शेल फिश, सील्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड सी बर्ड्स, करेक्ट। तो नाम याद रखने हैं। अब आते हैं द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स पर। तो किस किस तरह के अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका में ना बहुत सारे क्लाइमेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो इसका लैटिट्यूड इतना ऊपर से लेके नीचे तक है, दूसरा यहाँ पर अलग अलग तरह के करंट्स हैं, तीसरा ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनकी वजह से, ओशन करंट्स की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर आर्कटिक कोल्ड होता है नॉर्थ में और ट्रॉपिकल हीट देखी जाती है साउथ में। सो बेस्ड ऑन द रीजन्स हम पढ़ेंगे 4 तरह के क्लाइमेट्स। फर्स्ट इज टुंड्रा दैट इज आर्कटिक, देन कोल्ड कॉन्टिनेंटल, देन कूल टेम्परेट दैट इज मिड लैटिट्यूडनल कॉन्टिनेंटल, एंड कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट। तो ऐसा मत सोचना बड़े डिफिकल्ट नाम है, हम हर एक को डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजीली समझ आएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। देन बेस्ड ऑन द रीजन्स, राइट, देयर आर ऑल्सो द कोल्ड टेम्परेट वेस्ट कोस्ट, देन वार्म टेम्परेट वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पर हॉट डेजर्ट भी मिलेगा और ट्रॉपिकल भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं टुंड्रा यानी कि आर्कटिक
क्लाइमेट से। तो ये ना बेसिकली वो जो सबसे ऊपर वाला रीजन है जो आर्कटिक सर्कल के पास है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है, देखो ये वाले रीजन जो आपको पर्पल में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये वाला पूरा रीजन, तो ये है हमारा टुंड्रा या फिर आर्कटिक रीजन, करेक्ट। तो ये वो रीजन है ना जहां पर मतलब ये है कोस्टल एरियाज ऑफ कनाडा एंड अलास्का जो आर्कटिक ओशन के पास हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। समर्स बहुत शॉर्ट होते हैं और ठंडे होते हैं, मतलब 2 से 3 महीने के समर्स होंगे और वो ठंडे होंगे, और बाकी 9 मंथ्स के लिए लॉन्ग और सिवियर विंटर्स देखे जाते हैं, और स्नो से कवर्ड रहता है ग्राउंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और बहुत ही कम रेनफॉल देखी जाती है। अब आते हैं अगले, दैट इज द कोल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। मतलब पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हम कौन से रीजन्स की बात करेंगे। तो अब ये जो पिंक वाला रीजन है ना, ये जो पिंक वाला रीजन है, ये आप देख लो, तो मोस्टली अलास्का और कनाडा वाला जो रीजन है, जो साउथ है टुंड्रा का, तो सबसे ऊपर टुंड्रा क्लाइमेट है, उसके नीचे वाला होता है कोल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो अलास्का का साउथ और कनाडा का साउथ है। विंटर्स कोल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, और समर्स लंबी होती हैं और वार्मर होती हैं एज कंपेयर टू टुंड्रा। मतलब बहुत गर्मी नहीं होती है, लेकिन अगर हम टुंड्रा से कंपेयर करें तो थोड़ी वार्म होती हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द कोल्ड टेम्परेट या फिर मिड लैटिट्यूडनल कॉन्टिनेंटल। मतलब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से की अब बात हो रही है। तो इस हिस्से को अगर आप देखो तो इट इज फाउंड इन सर्दर्न सेंट्रल कनाडा, सर्दर्न और सेंट्रल कनाडा में, और यूएसए का जो नॉर्थ पार्ट है, तो सबसे ऊपर कनाडा है, उसके नीचे यूएसए है। तो कनाडा का साउथ वाला पार्ट और यूएसए का नॉर्थ वाला पार्ट, वहां पर हमें ये कूल टेम्परेट या मिड लैटिट्यूडनल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। देन समर्स वार्म होती है, विंटर्स कोल्ड होते हैं, रेनफॉल मॉडरेट होती है, समर्स में रेन होती है और विंटर्स में स्नो देखने को मिलती है। अब आगे आ जाते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट और ओशियानिक क्लाइमेट, ठीक है। तो मतलब ईस्ट कोस्ट, तो हम ईस्ट कोस्ट में जाने वाले हैं। तो ये देखो कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट, तो ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा आप देख रहे हो, दिस इज द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जिसे ओशियानिक भी बुलाते हैं। सो इट इज फाउंड अलोंग द ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो यहीं पर मैंने ईस्टर्न हाईलैंड्स मार्क किए थे, कनाडा और यूएसए में, एंड द क्लाइमेट मॉडरेटेड बाय ओशंस। तो ये जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है ये ओशन से मॉडरेटेड है, करेक्ट। इट इज माइल्डर समर्स और एंड माइल्डर विंटर्स, मतलब माइल्ड समर्स है, माइल्ड विंटर्स है, ना बहुत ज़्यादा समर्स है ना बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं। रेनफॉल बहुत सारी होती है, यहाँ से आते हैं ना वो गरम गरम ठंडे ठंडे से करंट्स भी आते हैं, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट मॉडरेट रहता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, एंड हैवी होती है देन द इंटीरियर्स। जो बाहर वाले रीजन्स होते हैं ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कूल टेम्परेट वेस्ट कोस्ट की। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये जो आपको थोड़ा डार्क ग्रीन जैसा रीजन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ये कहाँ है? इट इज अलोंग द वेस्ट कोस्ट, मतलब कैलिफोर्निया के नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस रेनफॉल इज ड्यू टू द वेस्टलीज। तो वेस्टलीज यहाँ पर रेनफॉल लेके आते हैं, और पीछे वाले में जो हमने पढ़ा वहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स रेनफॉल लेकर आती हैं। समर्स ड्राई और वार्म होती हैं, विंटर्स माइल्ड एंड वेट होती हैं, मतलब बारिश विंटर्स में ज्यादा रहती है। नाउ कमिंग ऑन टू द वार्म टेम्परेट वेस्ट कोस्ट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो ये पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो ये जो आप पर्पल वाला रीजन देख रहे हो, यहाँ पर होता है वार्म टेम्परेट वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जिसे हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बुलाते हैं। तो ये कैलिफोर्निया में की एक नैरो बेल्ट में हमें देखने को मिलता है। समर्स वार्म है, ड्राई है, जैसे हमने पिछले में बात की। विंटर्स माइल्ड हैं
वेट हैं और इसकी एक खासियत है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर वाइनयार्ड्स होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप क्रॉप्स भी देखने को मिलती हैं। तो आपको एक चीज सर्च करनी है मेरे लिए और फिर मुझे लिखना है कि ये मेडिटेरेनियन टाइप क्रॉप्स क्या होती हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट, तो वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट में इट इज फाउंड इन साउथ ईस्टर्न यूएसए, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको के अराउंड। समर्स वार्म हैं, विंटर्स माइल्ड हैं, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है और ये रेनफॉल समर्स में तो बहुत ही हैवी होती है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, राइट। सो वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट, तो वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट ये येलो वाला है। ओके आगे बढ़े, चलते हैं नाउ हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। तो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट हमें नॉर्दर्न मेक्सिको में देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट यूएसए में देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़ी ही हॉट समर्स होती हैं, बहुत कम लिटिल या फिर नो रेनफॉल वाला जोन है ये। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है, ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज आती हैं लेकिन बहुत ही कम रेनफॉल लेकर आती हैं। एंड द एग्जाम्पल्स आर डेथ वैली एंड मोहाव डेजर्ट। इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ जिसका टेम्परेचर अप टू 57 डिग्री सेल्सियस, इवन शेड में भी 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर ये जो व्हाइट जोन है ना, ये है हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। बारिश आ रही है लेकिन वो यहाँ पर कोस्ट पे ज्यादा हो जा रही है, यहाँ तक नहीं जा रही। देन कमिंग ऑन टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट सर्दर्न मेक्सिको में या फिर सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है और वेस्ट इंडीज में। हॉट है, ह्यूमिड है थ्रू आउट द ईयर, डिस्टिंक्ट रेनफॉल सीजन है। समर्स में ट्रेड विंड्स बारिश लेकर आती हैं, रेनफॉल अकर्स राउंड द ईयर एंड हेवीएस्ट इन समर्स। तो समर्स में ज्यादा बारिश होती है, वैसे तो पूरे साल होती है लेकिन समर्स में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये है ये वाला, ये जो ग्रीन वाले रीजन्स है ना, दिस इज द डेजर्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेरिका। तो अब एक बात ऐसी है ना जो आप इसी क्लास में यहीं पर समझ लो, वो ये है, क्योंकि आगे अभी तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, आगे कॉन्टिनेंट्स पढ़ते ही जाएंगे। तो पहली चीज ये है कि क्लाइमेट वेजिटेशन को और वहां पर रहने वाले एनिमल्स को बहुत इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली वेजिटेशन को। तो नॉर्थ अमेरिका की जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो कैसे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। तो क्लाइमेटिक जोन्स और जो वेजिटेशन बेल्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के वो ब्रॉडली सिमिलर हैं, राइट। तो क्लोज रिलेशन देखा गया है बिटवीन क्लाइमेट एंड द नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले है टुंड्रा वेजिटेशन। ये आर्कटिक जो टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन है, मतलब आर्कटिक क्लाइमेटिक रीजन है, वहां पर देखने को मिलती है नॉर्दर्न कनाडा एंड नॉर्दर्न अलास्का में। यहाँ पर क्या होता है, बर्फ ही गिरी रहती है, तो यहाँ पर मॉसेस, लाइकन्स, छोटे छोटे ग्रासेस, ड्वार्फ बुशेस हमें देखने को मिलती है। कोई बड़े बड़े ट्रीज नहीं होंगे। सब सॉइल रिमेन्स फ्रोजन, फार्मा फ्रॉस्ट रहती है। और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिसे जो बहुत ज्यादा ठंडी झेल सकते हैं, जैसे कि पोलर बेयर, मस्क ऑक्स एंड कैरिबाओ, देन आर्कटिक फॉक्स। मरीन लाइफ में सीज, वेल्स एंड वॉलरस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं कॉनिफरस और द टियागा वेजिटेशन। तो ये हमें साउथ ऑफ टुंड्रा मतलब सबसे ऊपर टुंड्रा है, उसके साउथ में जब हम आते हैं तो हमें ये टियागा वेजिटेशन देखने को मिलती है, स्पेशली कनाडा में एंड द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरास एंड कैलिफोर्नियन माउंटेन्स। कैसे होते हैं, अब ये भी ठंडी वाली जगह है तो बर्फ गिरती है, तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं नीडल शेप्ड लीव्स इन ट्रीज पर एंड द कोन बेयरिंग ट्रीज जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, सेडार, डॉगलस फर एंड जाइंट सिक्वा एंड एवर ग्रीन यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। तो विंटर्स में एक्सट्रीम कोल्ड और हैवी स्नो होती है। और वहीं पर अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बेयर, वॉल्व्स, मिंक, फॉक्सेस, मूस, एल्क और बेवर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए, आगे बढ़े। कमिंग ऑन टू द अडेप्टेशन। अब क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ठंडी होती है इसलिए यहाँ के एनिमल्स के पास थिक फर होता है और फैट लेयर बहुत ज्यादा होती है। जैसे पोलर बेयर आपने देखा होगा, उसका फर बहुत थिक होता है,
फैट की लेयर काफी थिक होती है और वो विंटर्स में हाइबरनेट हो जाते हैं। तो विंटर्स में वो आपको घूमते हुए नहीं दिखेंगे, समर्स में वो आपको घूमते फिरते जागते और एक्टिव दिखेंगे बेसिकली, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू टेम्परेट ग्रासलैंड, जिन्हें प्रेरीज भी बुलाते हैं। सो दे आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जहां पर कूल टेम्परेट रीजन्स होते हैं। वहां पर रेनफॉल यहाँ पर क्योंकि काफी कम होती है, तो यहाँ दे सपोर्ट टॉल एंड रिच ग्रासेस। दूसरा, केटल रेयरिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन देखा गया है। ग्रासलैंड्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हीट फार्म्स इन मेनी एरियाज। तो बहुत ज्यादा जगह पर जहाँ ग्रासलैंड्स हुआ करते थे, अब वहां पर व्हीट फार्म्स बना दिए गए हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं, ये नाम हैं जो कुछ याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि बाइसन जो नियरली एक्सटिंक्शन पर हैं, देन मस्टैंग्स, रैबिट्स, पेरियार डॉग्स एंड कोटर्स, बर्ड्स, बजर्ड, टर्की, पेरियार फैल्कन एंड बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट ये वो एरियाज हैं, दीज आर द साउथ ऑफ टियागा एंड द ईस्ट ऑफ पेरियाज। सो यहाँ पर देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिडुअस एंड द कॉनिफरस ट्रीज, ठीक है। तो दोनों तरह के ट्रीज हैं, डेसिडुअस एंड कॉनिफरस। तो क्या डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता है तो मैं अभी बता रही हूँ। डेसिडुअस वो होते हैं जो ऑटम में अपने लीव्स शेड कर देते हैं। कॉनिफरस जो होते हैं ये हमें कोल्डर रीजन्स में देखने को मिलती हैं, जिनकी वो नीडल वाली लीव्स होती है ना, एग्जैक्टली उन्हीं को कॉनिफरस ट्रीज बुलाते हैं। तो डेसिडुअस में ओक, मेपल, चेस्टनट, बीच एंड बर्च, देन पाइन, स्प्रूस, फर एंड लार्च are the coniferous trees. Coming on to the Mediterranean vegetation, मतलब वो जो एकदम ऐसे मस्त वाला क्लाइमेट होता है ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, वो वाले क्लाइमेट की बात करेंगे। ये हमें वेस्ट कोस्ट में मिलता है, तो साथ के साथ देखते रहना, एंड स्पेशली कैलिफोर्निया में मिलता है। यहाँ पर हॉट ड्राई समर्स होते हैं और कूल वेट विंटर्स होती हैं। नेचुरल वेजिटेशन में कॉर्क, ओक, ऑलिव, मेडिटेरेनियन, पाइन, लॉरेल एंड सिडार देखने को मिलते हैं, और फ्रूट ट्रीज में ऑरेंज, पीच, एप्रिकॉट, लेमन, वॉलनट। तो ये नाम है, ये याद ही रखने पड़ेंगे। देन मच वेजिटेशन इज रिप्लेस्ड बाय फ्रूट ऑर्किड्स एंड फार्मलैंड्स। तो अब क्या है कि बहुत ज्यादा जो वेजिटेशन है ना उसको हटाकर अब वहां पर फार्मलैंड्स बना दिए गए हैं यहाँ पर। नाउ द वाइल्ड लाइफ इज स्कार्स ड्यू टू लैंड यूज चेंज। जो वाइल्ड लाइफ है ना वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ की जो भी एरिया था ना, जो फॉरेस्ट एरिया था, उसको क्लियर करके अब इस लैंड को किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं। कमिंग ऑन टू द डेजर्ट वेजिटेशन, तो ये कहाँ पर है, याद है ना, नीचे आके जहां पर वेस्टर्लीज नहीं पहुंच पा रही थी, मेक्सिको एंड साउथ वेस्ट यूएसए। वेजिटेशन कैसे होती है बताओ, कैसे होती है? कैक्टस होता है, कोर्स ग्रास होती है, स्पाइनी बुशेस होती हैं। कुछ फेमस प्लांट्स हैं जैसे सेगुरो कैक्टस, रिब्ड ब्रांच्ड एंड इट लिव्स अप टू 75 ईयर्स, एंड जो फ्लावर्स हैं दे एज फ्रॉम 50। कमिंग ऑन टू द वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर स्नेक्स, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस, डेजर्ट रैट्स और डेजर्ट फॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं। कमिंग ऑन टू द वेयर आर दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड, तो ये सेंट्रल अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर डेंस हार्डवुड फॉरेस्ट देखे गए हैं, जहाँ पर महोगनी, पाम, रबर एंड कोकोआ मिलता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर बहुत तरह का वाइल्ड लाइफ, जैसे यहाँ पर मंकीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और बहुत बड़े बड़े ऐसे एनिमल्स हैं जो रेयर हैं। कमिंग ऑन टू द कॉनिफरस वर्सेस डेसिडुअस ट्रीज, तो कैसे होते हैं? हम ट्रीज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो बेस्ड ऑन कि उनकी लीव्स कैसी हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी ट्रंक की शेप कैसी है, और उनकी वुड कैसी है। करेक्ट? बात करें डेसिडुअस, इनकी लीव्स ना, जैसे हम एक पत्ता कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ब्रॉड वाले, मतलब एग्जैक्टली नॉट हर पत्ता ऐसा ही होगा, अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। तो हमने लीफ चैप्टर पढ़ा है ना, याद है ना आपको, तो अलग अलग पत्ते हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉड लीफ होती है। एक बार ड्राई सीजन में सारी की सारी लीफ शेड हो जाती है। बताओ क्यों होती हैं? ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो और पानी प्लांट्स के अंदर बचा रहे। सो ट्रीज बेयर फॉर सम टाइम, इसमें ये हमें हार्डवुड देते हैं, एंड वाइड ट्रंक्स होती हैं विच स्प्रेड आउट द ब्रांचेस ऑन द टॉप। तो पेड़ कैसे बनाते हैं हम? ऐसे बनाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ट्रंक होती है, और उसके बाद ऐसे ब्रांचेस होती हैं, और बहुत सारे उनके ऊपर लीव्स होते हैं।
कमिंग ऑन टू द कॉनिफरस ट्रीज, तो ये नीडल लाइक लीव्स होती है, मतलब ऐसी नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इनके लीव्स कभी शेड नहीं होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे एक साथ नहीं होते या सीजनली नहीं होते। फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं और ये हमें सॉफ्ट वुड देते हैं। टॉल होते हैं, सिलेंडर ट्रंक्स होते हैं, इनके बेस ब्रॉड होता है और जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं ये टेपरिंग होते जाते हैं, मतलब नैरो होते जाते हैं। क्लियर हो गया? सो दीज आर द कॉनिफरस ट्रीज। तो ये है इन दोनों के बीच में क्लियरली लिखा हुआ डिफरेंस जो आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। नाउ कमिंग ऑन टू द फॉरेस्ट वेल्थ। तो फॉरेस्ट वेल्थ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ना इज ब्लेस्ड विद द फॉरेस्ट। आधी फॉरेस्ट तो उन्होंने भी एरिया क्लियर करके वहां पर फार्म लैंड ऑर्किड्स बना दिए हैं, लेकिन दे आर ब्लेस्ड विद द फॉरेस्ट। मेन टाइप्स के फॉरेस्ट हैं टेम्परेट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल, जो इन्हें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देती है जो ह्यूमन यूज के लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ, ये दे आर द गुड सोर्स ऑफ टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, पेपर एंड पल्प, फ्रूट्स एंड नट्स, रेजिन्स, रबर एंड गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। तो फॉरेस्ट हमारी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं और लोगों के लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये वैसे तो नॉर्थ अमेरिका के चैप्टर में इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो फॉरेस्ट हमारे लिए एक वेल्थ है, और फॉरेस्ट है ना तो हमें काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें ना तो जो मिनरल्स हैं उसमें भी ये बहुत रिच है, वेल्दी है फॉरेस्ट की तरह। यहाँ पर मेनली मिनरल्स देखने को मिलते हैं कैनेडियन शील्ड्स में, एलोपेशियन हाईलैंड्स में, वेस्टर्न कॉर्डेलेरास में एंड द रीजन्स अराउंड द ग्रेट लेक्स। तो वो जो 5 ग्रेट लेक्स है ना उनके अराउंड जो रीजन है, एंड एरियाज नियर द गल्फ ऑफ मेक्सिको। जो मेजर मिनरल्स हैं दे आर आयरन ओर, कोल, कॉपर, निकल, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या क्या है? अब जैसे अगर हम आयरन ओर से शुरू करते हैं तो आयरन ओर का लेक सुपीरियर जो कैनेडियन शील्ड है और एलोपेशियन रीजन है, ग्रेट जो लेक सुपीरियर है उसके पास आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। एंड कहाँ पर आयरन ओर हम यूज कर रहे हैं? हर जगह आयरन का यूज हो रहा है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हो रहा है, आयरन और कोल को मिला के हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इसकी नॉर्थ अमेरिका में। कमिंग ऑन टू कॉपर, तो कॉपर रॉकी माउंटेन्स और ग्रेट लेक रीजन में देखने को मिलता है। कनाडा में सेडबरी, ओंटारियो, लिन लेक, मैनिटोबा एंड नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी माइंस में मिलता है। देन इसके यूजेस क्या हैं? सो दे आर इम्पॉर्टेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ये कॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये सिल्वर से चीप है। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है सिल्वर को, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर ऑल्दो सिल्वर है लेकिन वो महंगा है, इसीलिए कॉपर चीप भी है और अच्छा भी है, एंड इवन इट इज बेटर देन एल्यूमिनियम। आगे बाकी सारे मिनरल्स की बात करें तो इनमें आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में मिलते हैं। निकल और जिंक भी इंपॉर्टेंट हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें तो एस्बेस्टस, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये सब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका इज not only blessed with the forest, but they are also blessed with the minerals which are very important for the human use. बात करते हैं कोल की, तो कोल एपेलेचीन्स के पास में मिलता है और यहाँ पर हाई ग्रेड बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। बेसिकली कोल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर हाई ग्रेड बिटुमिनस और एंथ्रासाइट वाला कोल मिलता है। ठीक है, पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में कि इसमें कितना परसेंटेज ऑफ कोल होता है, राइट? तो उसको रिकॉल करना। देन यूएसए में Pennsylvania, then Kentucky, Illinois, West Virginia, these are the major producer of coal in North America. Rockies, then Colorado, Wyoming,
Montana, they have the additional deposits, and Canada में Alberta, Vancouver Islands, Saskatchewan, British Columbia, Nova Scotia and New Brunswick, यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। कमिंग ऑन टू पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम इन रीजन्स में मिलता है, मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, गल्फ कोस्ट, रॉकी माउंटेन्स, एल्पेचिन्स, अलास्का, ओंटारियो, एल्बर्टा एंड Saskatchewan fields में। North America is the third largest producer of oil after Russia and Saudi Arabia. Then they still import oil because it is in high demand. It is in great demand in North America as well. बात करते हैं natural gas की, तो natural gas is found with the petroleum deposits. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है क्योंकि हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूजेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइपलाइंस एंड द टैंकर्स। Correct. Now coming on to the water power resources, so the vast water resources they are harnessed by the dams, और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एरियाज हैं जहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं लाइन में और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मेजर रिवर्स की बात करें, कोलंबिया, टेनेसी, Colorado, hydroelectric power projects are developed in Appalachians and Rockies, and Niagara Falls, they are the key source of hydropower in USA and Canada. So now talking about the modern energy resources, तो कौन कौन से हैं? Geothermal, wind, solar, nuclear energy, they are being developed in North America as well. The reason being जो coal और oil reserves हैं वो limited हैं और अब वो बहुत जल्दी over use की वजह से exhaust हो रहे हैं. So even North America is now focusing on the modern energy resources. So this was all from our today's chapter. अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगता है, ask it on Ask Question section or you can book your class with LearnoHub स्वयं. I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know LearnoHub मतलब free है पर best है.